छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि आखिर बिहार से उत्तर प्रदेश तक यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। कथावाचक पर रण, और देखिए वो घूम गया यादव वर्सेस ब्राह्मण की ओर। देखिए जरा क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा है। यह तस्वीर यूपी के इटावा की देख रहे हैं। इटावा जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की तो पुलिस को भी वापस भागना पड़ा। पहली तस्वीर देखिए, पुलिस ने खदेड़ा है लोगों को। जो लोग पत्थर लेकर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनको लाठियां लेकर खदेड़ा। हालात संभालने के लिए आप देखिए पुलिस वाले ने बंदूक निकाल ली लोगों को धमकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि लोग भागे वहां से। लोगों ने पुलिस को दौड़ाने की कोशिश की है, फिर पुलिस वापस आई, भीड़ ज्यादा थी। और उसके बाद देखिए पुलिस का बड़ा काफिला मौके पर पहुंचा हालात संभालने के लिए। उत्तर प्रदेश के हालात थे यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई के बीच। देखिए उपद्रवियों ने क्या किया है, पत्थरबाजी की है। पुलिस वाले बैठे हैं, गाड़ी का शीशा पूरी तरह से टूट चुका है। शीशा नहीं है पुलिस की गाड़ी में, पत्थरबाजी में टूट गया है। निकलो फटाफट। गाड़ियों का हाल आप देख रहे हैं। अब आपको बताता हूं ये सारा बवाल हुआ क्यों। ये तस्वीर देखिए जरा। कथावाचक कथा करने गए थे और वहां बवाल हो गया। कथावाचक का सिर मुंडवा दिया गया। आरोप था कथावाचक ने अपना पहचान गलत बताई। कथावाचक यादव समाज से था और ब्राह्मण समाज का गांव था, वहां ये बवाल हुआ। उसके बाद इनका सिर मुंडवा दिया गया, चोटी मुंडवा दी गई। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई ले ले पे भाई ये बाली होती ले रहे बाबा ले ले जब पूरी यही तो मेन है। बस जान दे ना अब ऊपर करो हाल आएगा जैसे ऊपर करेंगे बोलता है। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और कथावाचक था। बाकायदा ट्रिमर लाकर उसकी चोटी काटी गई और उसके सिर के बाल मुंडवा दिए गए। कैची नहीं है यार, ऐसे ही खा मशीन चलने वाली क्या बस पंप पॉइंट बढ़िया पॉइंट लगा मुझे फोन करे तो नहीं डायरेक्ट खराब ही है चलिए खा लो बस उनकी चलिए के लिए ले लो कैची नहीं है यार, ऐसे ही खा मशीन चलने वाली क्या बस पंप पॉइंट बढ़िया पॉइंट लगा मुझे
और उसके बाद देखिए उनसे वहां मौजूद लोगों के पांव भी छूने को कहा गया, जो लोग वहां मौजूद थे, जो महिलाएं मौजूद थीं, क्योंकि महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप भी इन पर लगा। नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठे है, देख ले उसका चेहरा बदल लिया। ये देखा, देखो जी, तिवारी आएंगे मनु के बन के और इसके बाद देखिए कुछ लोगों ने इसे जातीय रंग देने की कोशिश की और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शन शुरू हुआ। दावा है अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन शुरू किया उन्होंने और इस पूरे लड़ाई को जातीय हिंसा की शक्ल देने की कोशिश की। तो अखिलेश यादव को भी यह मामला यादव बनाम ब्राह्मण का दिखा तो उन्होंने फौरन लपका। देखिए कथावाचक को बुला लिया और उनको हारमोनियम और ढोल तोहफे में दिया है और बजवाया भी वहां। जो पानी का प्यासा हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना, करूं मैं तुमको सद्बुद्धि हमें देना, कुएं पर जाता है जो। और फिर इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को सम्मानित भी किया है, शॉल डालकर सम्मानित किया। दोनों यादव समाज से थे। इस बीच ये जानकारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में थे और उद्घाटन कर रहे थे। इस बीच योगी तक खबर पहुंची तो जिन लोगों ने ये किया था, इन कथावाचकों के साथ हिंसा की थी, उन पर एक्शन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंसा करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यानी जिन लोगों ने कथावाचक के सिर के बाल मुंडवाए, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है। योगी ने फौरन एक्शन लिया है। कथावाचक की पिटाई के आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लेकिन एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ जो बवाल कर रहे थे उन पर भी एक्शन हुआ। देखिए, ये वो लोग हैं जो इटावा की सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे थे और इसे जातीय रूप देने की कोशिश कर रहे थे। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, वो भी अंदर डाल दिए गए हैं। थाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश से बिहार तक एक नया बवाल शुरू हो गया है। कथावाचक की पिटाई से शुरू हुआ हंगामा जाति की लड़ाई में बदल गया। इसमें विरोध प्रदर्शन के साथ अब सियासी तूफान और गर्मा गया है। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। क्या कथा के नाम पर शुरू हुआ रण यादव बनाम ब्राह्मण की जंग में बदलने लगा है? और क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की सियासत शुरू हो गई है? पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? जाति की लड़ाई के बहाने सियासी चढ़ाई तेज हो गई है तो यादव बनाम ब्राह्मण की जंग को एक तरफ रखकर योगी ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। जिन्होंने कथावाचकों की पिटाई की, उन पर भी योगी का डंडा चल रहा है और जाति के नाम पर बवाल कर रहे हैं, उन पर भी हो रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। और देखिए जरा योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया है। योगी समझ रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो इसे जातीय रंग देकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। योगी तक ये तस्वीरें पहुंची।
जाति के बवाल पर योगी ने अहम बैठक की, तुरंत कार्रवाई करने को कहा। योगी ने इटावा के एसएसपी को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई। योगी ने कहा कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं। जाति के नाम पर ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। योगी का निर्देश मिलते ही पुलिस ने कड़ा एक्शन शुरू किया। कथावाचकों से जिन्होंने मारपीट की 4 लोग, 4 आरोपी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बदसलूकी और मारपीट करने के आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 50 नामजद आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ब्राह्मण समाज के लोग कथावाचक और पुलिस के एक्शन से नाराज हैं। कहा कथावाचकों ने छेड़छाड़ की और अपनी पहचान छिपाई थी, तो पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ये दोनों कथावाचक हैं। कथावाचक के समर्थन में यादव समाज के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। इटावा में भारी हंगामा हुआ, पुलिस पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। कथावाचक के समर्थन में बवाल करने वालों पर भी यूपी की पुलिस ने एक्शन लिया। ये वो तस्वीर है। 12 लोगों को हिरासत में लिया है जो हंगामा कर रहे थे और साफ कह दिया है कि जाति के नाम पर बवाल बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं और साध्वी निरंजन ज्योति क्या कह रही है। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो कहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। वहाँ मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से इन मुद्दों को संभाल के। लेकिन अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। घटना घटी है, उस घटना की कोई पक्ष नहीं ले रहा। घटना अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसको राजनीतिक तूल देना, जाति में तब्दील करना, ये ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब देखिए जरा इसको जातीय शक्ल ब्राह्मण यादव की कौन दे रहा है। एक तस्वीर देखिए। यादव समाज प्रदर्शन करने लगा, सड़क पर बैठ गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मनौवल करती रही भीड़ को हटाने के लिए, प्रदर्शन रोकने के लिए। उसके बाद ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी थाने पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण समाज से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर दोनों समाज का पक्ष क्या है। यादव समाज क्या कह रहा है और ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है। ये दोनों तरफ सांकेतिक तस्वीरें हैं। यादव समाज का कहना है ब्राह्मणों ने पहले कथावाचकों से उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं, तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया। ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद कथावाचकों की चोटी काट दी और सिर मुंडवा दिया। यह यादव समाज का तर्क है। एक महिला के पैर पर नाक भी रगड़वाई, उनके सहयोगी के साथ भी मारपीट की, सिर मुंडवा दिया। सबक सिखाने की धमकी देते हुए हारमोनियम तोड़ दिया। जाति के नाम पर 2 कथावाचकों से टॉर्चर हुआ। बदसलूकी और मारपीट करने वालों पर कड़ा एक्शन हो, उनका कहना है। कथावाचकों के खिलाफ मामला वापस लिया जाए। ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है? कथावाचकों ने खुद को कहा वो ब्राह्मण है पहले, जबकि वो ब्राह्मण नहीं, दूसरी जाति से थे। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर पहचान और जाति छिपाई। आधार कार्ड में खुद को पंडित मुकुट अग्निहोत्री बताया, जबकि उनका असली नाम मुकुट यादव था। कथावाचकों ने जाति छिपाकर धार्मिक भावनाएं भड़काई, आस्था को ठेस पहुंचाया और गांव वालों के साथ धोखा भी किया। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया कथावाचकों ने। यह ब्राह्मण समाज का कहना है। जल्द कथावाचकों पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम आंदोलन करेंगे। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कथावाचक क्या वाकई में अपनी जाति छिपा रहे थे। यादव होने के साथ ब्राह्मण अपने आप को बता रहे थे। ये देखिए, ये आधार कार्ड जो उसके पास से मिला है, आप देखिए जरा, ये फर्जी आधार कार्ड बनवाया
उस कथावाचक ने, और इस आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो है मुकुट मणि अग्निहोत्री और औरैया पता लिखा हुआ है। तो ये मुकुट यादव थे, लेकिन मुकुट अग्निहोत्री के नाम से इन्होंने अपना पहचान पत्र बनवाया हुआ था। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कथावाचक क्या कुछ कह रहे हैं और आयोजक जिन्होंने बुलाया था कथावाचकों को ब्राह्मण समाज के, वो क्या कह रहे हैं। हम यादव हैं, तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं, किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ उन्होंने माफी मांगी है क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करे करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। अब सोचिए जरा कि आखिर इस लड़ाई को, एक ये आपराधिक घटना है, इस पर एक्शन हो सकता था। कथावाचकों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया उन पर भी एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। ये पुलिस की जिम्मेदारी, कोई पहचान छिपाकर आपके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन इसको जातीय रंग कौन दे रहा है, इसे यादव बनाम ब्राह्मण क्यों बनाया जा रहा है, उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। तस्वीर ये कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वजह है चुनाव। यादव बना ब्राह्मण की लड़ाई के पीछे चुनाव है, बिहार चुनाव। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, और इससे किसे फायदा होगा वो देखिए जरा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें यादव 11% है और ब्राह्मण 12%। यहां तो मामला लगभग बराबर का है। यूपी में यादव लगभग 10 जिलों में असर रखते हैं, ब्राह्मण 12 जिलों में असर रखते हैं। यूपी में लगभग 55 सीटों पर यादव असर डालते हैं, 62 सीटों पर ब्राह्मण असर डालते हैं विधानसभा की। लेकिन यह बाजी पूरी पलट जाती है जब आप बिहार चलते हैं। यहां यादव और ब्राह्मण समीकरण देखिए, यहां यादव है 14% और बिहार में ब्राह्मण है 3.65%। यूपी में अगर इसे यादव बनाम ब्राह्मण करेंगे तो इसका असर बिहार पर होगा, और बिहार में अगर अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ तो इसका फायदा किसे होगा। यहां देखिए जरा, ये जो आबादी है यादव ब्राह्मण की, यादव की आबादी 15 सीटों पर असर डालती है, ब्राह्मण 5 सीटों पर, और साथ ही साथ 60 सीटों पर सीधा असर यादव का है और ब्राह्मणों का 12 सीटों पर असर है। ये जो समीकरण बताने का मकसद था कि आप समझिए कि किसी भी जगह जब जातीय लड़ाई हो रही है, कोई भी लड़ाई हो रही है समुदायों के बीच, जातियों के बीच, उसके पीछे किसी सियासत और सियासतदान का फायदा जरूर होगा। सुनिए जरा सियासतदानों को। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो देखिए तेजस्वी ने फौरन लपक लिया, यूपी में अखिलेश ने और इधर तेजस्वी ने। लेकिन अखिलेश इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते हैं। सिर्फ तेजस्वी लपक लें कैसे चलेगा। तो अखिलेश ने तेजस्वी को नहीं, तेज प्रताप को फोन लगाया। तेज प्रताप जो लालू परिवार से बेदखल हो चुके हैं, अखिलेश ने वीडियो कॉल किया है और तेज प्रताप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सुनिए। जी हाँ, हीरो है सब।
चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक है। हीरो है, हीरो जी, ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ हीरो हैं सब। कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। सोचिए, बड़ा दिलचस्प है। तेज प्रताप परिवार से बेदखल किए जा चुके हैं, पार्टी से बेदखल किए जा चुके हैं, और लालू नहीं पूछ रहे हैं कहां से चुनाव लड़ोगे, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कहां से चुनाव लड़ोगे। तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है पीछे? ये तेज प्रताप और अखिलेश की तस्वीर। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अलग थलग और अकेले पड़ चुके हैं। चुनाव से पहले उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप वीडियो और पोस्ट के जरिए चर्चा में हैं। अब तेज प्रताप की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात हुई। तेज प्रताप ने कहा, अखिलेश जी से वीडियो कॉल पर बात हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आ गया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अब अकेला नहीं हूं। अखिलेश से बात करने के बाद तेज प्रताप फिर सक्रिय हो गए। पटना में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने फौरन बैठक की और कहा कि जनता का प्यार हमारे साथ है, हर हालात का सामना करने की एक अलग शक्ति मिलती है। तो क्या अखिलेश ने तेज प्रताप को कोई खास फॉर्मूला दे दिया है? बातचीत में अखिलेश ने तेज प्रताप को लखनऊ आने का न्योता दे दिया। तो क्या अखिलेश तेज प्रताप को अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी से टिकट देंगे, या फिर अखिलेश तेज प्रताप के लिए प्रचार भी कर सकते हैं? दरअसल लालू परिवार और अखिलेश रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में तेज एसपी के टिकट से लड़ेंगे तो फ्रेंडली मुकाबला भी हो सकता है। इसके पीछे यह वजह भी है। सुनिए जरा, अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। स्वाभाविक है, ये तो नई टेक्नोलॉजी है और हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं। और क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बिहार में माहौल है ऐसा कि चुनाव होने जा रहा है, विधायक हैं वो, इसलिए मैंने पूछा। तो योगी भी ये समझ रहे हैं कि चुनाव के लिए ही सही बहुत से लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। त्योहार का सीजन आ रहा है, कांवड़ यात्रा आ रही है, और अगली तस्वीर दिखाऊं, कांवड़ यात्रा के साथ साथ मुहर्रम भी आ रहा है, कई त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। तो योगी ने बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं प्रशासन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज की इजाजत देनी है और किस चीज की इजाजत नहीं देनी है। सभी जिलों के डीएम के साथ योगी ने बैठक की है और आने वाले त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। यूपी में 11 जिलों 11 जुलाई से 9 अगस्त तक त्योहार है और अगले 2 महीने में नागपंचमी, रक्षाबंधन और जगन्नाथ यात्रा है। 27 जून से 7 जुलाई तक मुहर्रम से जुड़े आयोजन होंगे। योगी ने अधिकारियों और आयोजकों को सख्त निर्देश दिए, कहा भड़काऊ नारे और हथियारों को प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी त्योहार या यात्रा पर कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाए। कांवड़ यात्रा में डीजे की आवाज मानक के हिसाब से हो। तय किया जाए कि भीड़ में कोई असामाजिक तत्व न घुस जाए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की बिक्री ना हो। मुहर्रम में ताजियों की ऊंचाई भी नियमों के हिसाब से हो। जुलूस के लिए किसी नए रूट की इजाजत ना दी जाए। त्योहार के नाम पर भड़काने वाली तकरीर या काम ना हो। पिछले सालों में हुए इस हादसे से सबक लेना जरूरी कदम उठाएं और प्रशासन हर वक्त शासन के आदेश का इंतजार ना करे। हालात के हिसाब से कानून के मुताबिक फौरन एक्शन लिया जाए। आइए, तो योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दे दिए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पिछले 2 हफ्तों से सुर्खियां बनी थी। खबर है ईरान के जो परमाणु गायब हुए थे उनका पता चल गया है। जी हां, ये ट्रंप की तस्वीर है। ट्रंप गए थे नाटो की बैठक में, उसके बाद ट्रंप लौटे अमेरिका। तो ट्रंप ने कल कहा था
कि बच्चे लड़ रहे थे ईरान और इजराइल, मैंने हमला करके बम फोड़कर दोनों बच्चों को लड़ाई से रोका है। तो आज जब ट्रंप उतरे तो बहुत से लोग कह रहे थे डैडी इज बैक, यानी पिताजी वापस आ गए। अब बात उन परमाणुओं की जिस पर दावा किया गया कि वो ठिकाने तो ध्वस्त कर दिए गए, तबाह कर दिए गए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जबकि ईरान ने कहा था कि उसने सारे यूरेनियम पहले ही हटा लिए, 400 किलो यूरेनियम कहां गए, किसने गायब कर दिए, कहां छिपा दिए, आज उस अड्डे का पता चल गया है। दावा किया जा रहा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह ईरान की पहाड़ी है, पर्वत का हिस्सा देख रहे हैं, और बताया जा रहा है यहां लाकर, ये आप देख रहे हैं, यहां लाकर ये नई सड़क तैयार की गई है। नई सड़क तैयार करने के बाद ईस्टर्न टनल बना है, ईरान ने यहां लाकर अपने परमाणु और यूरेनियम छिपा दिए हैं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देखने में हूबहू जहां फोल्डो की साइड थी उसी की तरह है। बताया जा रहा है कि परमाणु लाकर इस जगह पर छिपा दिए गए हैं। ये एक और पहाड़ी इलाका है, इसके नीचे बेसमेंट में अंदर परमाणु का नया पता है। तो कैसे इस परमाणु को यहां शिफ्ट किया गया, खासतौर पर यह यूरेनियम है जिसे शिफ्ट किया गया, जिससे परमाणु बम बनता है। यानी पहले से पता था ईरान को, इसलिए उन्होंने एक नई जगह तलाश ली थी। बंकर बस्टर हमले के बाद दुनिया भर में सवाल हो रहे थे, ईरान के परमाणु का आखिर क्या हुआ, 400 किलो यूरेनियम कहां चला गया। ईरान ने हमले से पहले ही यूरेनियम निकाल लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहाड़ी के नीचे छिपाया गया है। ईरान में कू-ए-कोलांग गज-ला पर्वत इसका नाम है, और इसे पिफैक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दावा ईरान ने परमाणु को यहीं छिपाया है। यह ईरान का सबसे सुरक्षित और गुप्त परमाणु सेंटर है। इसे फोर्डो से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें कई सुरंगें और अंडरग्राउंड हॉल है। दावा है कि यहां अमेरिका इजराइल नहीं पहुंच सकेगा। फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में यह परमाणु ठिकाना बना है, और इस परमाणु सेंटर के बारे में किसी को खबर नहीं है। इस सेंटर में 4 सुरंग एंट्री गेट होने की रिपोर्ट है। बमबारी करके इसे बंद करना मुश्किल है, और यहां के अंडरग्राउंड हॉल में भी ज्यादा जगह है। सैटेलाइट इमेज में यहां ईरानी सुरक्षा घेरा भी नजर आता है, और परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ ने ईरान को इसको लेकर सवाल किया, और पिकैक्स माउंटेन के नीचे क्या हो रहा है यह परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पूछा है। इस पर ईरान ने बेहद तीखा जवाब दिया। ईरान ने कहा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद यहां यूरेनियम छिपाने की अटकलें और तेज हो गई हैं, और आज खमनेई खुद सामने आए। सुनिए जरा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई क्या कह रहे हैं। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करके अमेरिका कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में विफल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ हुआ था उसका असामान्य रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि सुनने वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि अमेरिका सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। हमने अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक पर हमला किया, और यहाँ उन्होंने इसे कमतर आंकने की कोशिश की। अब सवाल यह है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो तस्वीर नतांज परमाणु साइट की थी। यानी दावा किया गया कि नतांज जो है तबाह हो गया, ये अमेरिका ने दावा किया, लेकिन नतांज से निकालकर यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अब ये साइट तबाह हुई या नहीं, इसमें अमेरिका में ही दो फाड़ है। अमेरिका का रक्षा विभाग कह रहा है कि तबाह नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का खुफिया विभाग कह रहा है कि तबाह हो गया। तो सच क्या है? पेंटागन, यह है अमेरिका का रक्षा विभाग। पेंटागन अमेरिकी हमले में फोर्डो के नुकसान पर बवाल हुआ। अमेरिका की 2 एजेंसियां आमने सामने। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि बंकर बस्टर से ज्यादा नुकसान हुआ नहीं ईरान को। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हमले ने ईरान परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीने ही सिर्फ पीछे ढकेला है। अमेरिकी मीडिया ने इस रिपोर्ट पर ट्रंप को घेरा। अब देखिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, और खुफिया एजेंसी ने दावे को पलट दिया। पेंटागन के हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान की कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं, उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। अब CIA प्रमुख ने कहा
ईरान की परमाणु साइट्स बर्बाद हो गई हैं। तो अब दो तरफ की बातें सामने आ रही हैं, सच क्या है ये कोई नहीं जानता। सुनिए जरा प्रेस सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। ईरान पर हमले से जुड़ी सीक्रेट जांच रिपोर्ट आखिर कैसे लीक हो गई? जांच रिपोर्ट को किसने लीक किया? उस शख्स का पता लगाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अब सवाल यह है कि सच क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं शायद, या फिर खमनेई खुद जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों खमनेई के मुरीद हो गए, क्यों ईरान के साथ खड़े हो गए? अब वो ईरान को सहूलियत भी दे रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सवाल ये है कि क्या ईरान के तेल पर ट्रंप की नजर है? ईरान के तेल पर ट्रंप 3 बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं। चीन को भी ईरान से तेल खरीदने की छूट दी। पहले चीन चोरी छिपे ईरान से तेल खरीदा करता था। ट्रंप पहले ईरान से तेल खरीदने के खिलाफ थे। हमले के बाद ट्रंप ईरान पर मेहरबान है, कह रहे हैं देखिए वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, यानी ईरान अभी एक युद्ध से निकला है, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो तेल का बिजनेस करते हैं, अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं, चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। ईरान को दोबारा पटरी पर आने में पैसों की जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा हो। अमेरिका तेल पर कब्जा करना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते दोनों देशों में बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के अधिकारी अगले हफ्ते बातचीत करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है। सुनिए जरा अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। वो तेल का बिजनेस करते हैं, अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं और चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। ईरान को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वो तेल बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे ही, हम तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू एक नए बवाल में फंस गए और उससे पहले खमनेई खुद आज सामने आए। खमनेई सामने आए और खमनेई ने जवाब दिया अमेरिका को भी और इजराइल को भी। क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, और ये जब से जंग हो रही थी उसके बाद अब सामने आए। ईरान इजराइल जंग के दौरान खमनेई अब तक गायब थे। अमेरिकी हमले के बाद खमनेई सामने नहीं आए। इसके बाद खमनेई को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमेरिका और इजरायली मीडिया में सवाल पूछे जा रहे थे। जंग के दौरान खमनेई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। दरअसल खमनेई को बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। सीजफायर के 48 घंटे बाद खमनेई सामने आए। खमनेई ने अमेरिका इजराइल को जमकर सुनाया। ट्रंप से खमनेई ने कहा सरेंडर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जंग के दौरान ट्रंप ने खमनेई को सरेंडर करने को कहा था। खमनेई ने जंग में ईरान की जीत का दावा किया। इससे पहले खमनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, अमेरिका पर हमारे प्यारे ईरान की जीत। अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहूदी शासन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। अब देखिए, खमनेई इकलौते हैं जो बार बार इजराइल को यहूदी मुल्क कहकर टोकते और घेरते हैं, लेकिन नेतन्याहू कभी खमनेई को शिया या मुस्लिम मुल्क नहीं कहते हैं, क्योंकि खमनेई जानते हैं कि यहूदी शब्द का इस्तेमाल करके वो मुस्लिम देशों को और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और यहूदियों को दुश्मन दिखाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खमनेई। सरेंडर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ईरान ने इजराइल पर जीत हासिल की है। अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहूदी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन अब जंग रुक गई है, कोई किसी पर मिसाइल नहीं दाग रहा है, तो नेतन्याहू के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं।
नेतन्याहू की पेशी होने जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप नेतन्याहू पर आधा दर्जन है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले भी नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी हो चुकी थी। उनके ऊपर कई करप्शन के मामले हैं। अब नेतन्याहू की फाइलें फिर से खुलेंगी। बहुत से जानकार ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने जंग को इसलिए भड़काया क्योंकि उनके ऊपर बहुत से करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले थे जो वो नहीं चाहते थे कि वो खुले और उस पर बात हो, इसलिए अब करप्शन के केस खुलेंगे। ट्रंप ने देखिए लिखा है, ट्रंप ने लिखा, मैं शॉक्ड हूं कि एक राष्ट्रवादी आदमी यानी नेतन्याहू, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई होने जा रही है और यह देश के साथ गलत होगा, इजराइल के साथ गलत होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो। देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर आज कई पोस्ट किए और इस पोस्ट में नेतन्याहू की जमकर तारीफ की है। इजराइल के इतिहास का सबसे महान योद्धा बताया नेतन्याहू को। ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार केस का जिक्र किया। ट्रंप ने इस केस को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। नेतन्याहू की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। ट्रंप ने नेतन्याहू के केस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, नेतन्याहू का मुकदमा या तो तुरंत रद्द किया जाए या फिर नेतन्याहू को माफी दी जाए। ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में लिखा है, जैसे अमेरिका ने इजराइल की रक्षा की थी वैसे ही अब अमेरिका नेतन्याहू की रक्षा करेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। नेतन्याहू पर दरअसल भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं। कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना पड़ा था उन्हें। धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के आरोप हैं। 2020 में नेतन्याहू पर 3 केस शुरू किए गए थे। नेतन्याहू पर अपने पक्ष में खबरें छपवाने का आरोप। इसके एवज में मीडिया को राजनीतिक लाभ दिया गया। 140 लोगों को इन मामलों में गवाही के लिए बुलाया गया। गवाहों में नेतन्याहू के कुछ भरोसेमंद लोग शामिल हैं जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया था। इसमें पूर्व पीएम यायर लैपिड, मीडिया की कई हस्तियां भी शामिल हैं। वकीलों ने रिकॉर्डिंग, पुलिस दस्तावेज सहित कई सबूत दिए। 2026 तक इस केस में फैसला आने की उम्मीद है और इसके बाद नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। सुनिए आखिर क्या कुछ कहना है डोनाल्ड ट्रंप। इजरायली पीएम को ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन के लिए खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए। मुझे इजरायल पर गर्व है क्योंकि उसने ईरान पर हवाई हमला न करने की मेरी अपील के बाद विमान वापस बुला लिए थे, नहीं तो सीज फायर टूट सकता था। अब आपको बताऊं, नेतन्याहू बेशक उनके खिलाफ केस चलेगा, लेकिन यह जंग परमाणु पर हो रही थी। ईरान के परमाणु पर हमला हुआ, लेकिन इजराइल बहुत पहले परमाणु बम बना चुका था। सवाल यह है कि आखिर उस पूरे अरब मुल्कों के दरमियान जहां इजराइल है, इजराइल अकेला कैसे परमाणु बम बना ले गया? अमेरिका ने आखिर इजराइल को क्यों नहीं रोका? इजराइल कैसे न्यूक्लियर बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका था? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। इजराइल के परमाणु बनाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1956 के स्वेज नहर संकट के बाद फ्रांस ने इजराइल की मदद की। उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस इजराइल के जरिए यहां की खुफिया जानकारियां लिया करता था और इसी साझेदारी ने इजराइल में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। 1957 में इजराइल ने फ्रांस के साथ बड़ी डील की, 24 मेगावाट अनुसंधान रिएक्टर और तकनीकी विशेषज्ञता की डील। इसे इजराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका से भी गुप्त रखा गया, यानी अमेरिका से भी छिपाया गया। परमाणु हथियारों के लिए जरूरी यूरेनियम इजराइल के पास नहीं था। इसके लिए इजराइल ने गुप्त ऑपरेशनों का सहारा लिया और 1960 में अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया में भारी मात्रा में यूरेनियम गायब हो गया। बाद में अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने अवैध तरीके से इसे हासिल किया है। इजराइल ने मुखौटा कंपनी बनाकर भी संवेदनशील सामग्री हासिल की। दावा है कि 1979 में इजराइल ने अपना पहला एटम बम बना लिया और उसके बाद से उसके पास परमाणु आ गए। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। इजराइल ने 1981 के अंदर इराक के बगदाद के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी को, जिसे फ्रांस की मदद से डेवलप किया जा रहा था, तबाह कर दिया और जिसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रेटी के अंतर्गत एक हिस्टोरिक इवेंट माना जाता है। उसके बाद 2007 में उसने सीरिया में ग्रेफाइट बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्लूटोनियम बना सकता था उसको तबाह कर दिया और अब 2005 में ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी
फैसिलिटी और अस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, इन तीनों को अमेरिका की मदद से B-2 बम और GBU-57 बम की मदद से तबाह कर दिया। इजराइल ने इन सब को इसलिए तबाह किया क्योंकि ये सब इजराइल को तबाह करना चाहते हैं और इसलिए इजराइल खुद न्यूक्लियर पावर बनकर पूरे मिडिल ईस्ट में एक बॉस बना रहना चाहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारत ने। क्या हुआ दरअसल कि पाकिस्तान को चीन में घुसकर जवाब दिया भारत ने, और चीन को भी वो जवाब था। तस्वीर देखिए जरा। दरअसल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक थी चीन में। खुद देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे देखिए ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो परमाणु वाली धमकी दे रहे थे। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो बता रहे थे कि हमने भारत के मिसाइलें इसलिए नहीं गिराई वरना हमारी लोकेशन का पता चल जाता। ये देख रहे हैं शंघाई की बैठक में पहुंचे, राजनाथ सिंह साहब भी पहुंचे थे और इस बैठक में एक डॉक्यूमेंट आया और वो था स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है उसे आतंकी बताकर उसका तो जिक्र था कि वो आतंकी संगठन है, पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में वो जिक्र नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं पन्ने पलट रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद देखिए इस पर साइन करने होते हैं। रक्षा मंत्रियों की बैठक थी तो राजनाथ सिंह साहब को भी इस पर साइन करना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें बलूचिस्तान का तो जिक्र है, वहां आतंकी हमले का जिक्र है, लेकिन भारत के पहलगाम का जिक्र नहीं है, तो उन्होंने कलम रख दिया। देखिए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहीं से चीन और पाकिस्तान को जवाब दे दिया कि आतंकवाद पर यह डबल फेस नहीं चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ चेहरा एक जैसा होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान का जो हमला है वो आतंकवादी हमला है और जो भारत में होगा वो आतंकवादी हमला नहीं है। देखिए हुआ क्या। एससीओ समिट में भारत ने चीन पाक को धोया। राजनाथ सिंह ने दोनों के प्लान पर पानी फेर दिया। राजनाथ ने दोनों के प्लान पर पानी दरअसल कैसे फेरा, भारत ने संयुक्त बयान पर आपत्ति जताई। दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था, साथ ही बलूचिस्तान में आतंकवाद का जिक्र था। भारत ने आतंकवाद पर पाक चीन को घेरा। दोस्त चीन के सामने राजनाथ ने पाक को फटकार लगाई। चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस बैठक में थे। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाक को खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। निर्दोषों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं, सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। सुनिए जरा रक्षा मंत्री ने वहां कैसे धोया। आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति आज उसके कामों में भी जाहिर होती है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने का हमारा अधिकार भी शामिल है। हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न लश्कर के पिछले आतंकवादी हमलों से मेल खाता है। आतंकवाद के खिलाफ अपने रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए और आगे से सीमा पार आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और ये सब कुछ रक्षा मंत्री ने चीन और पाकिस्तान के सामने कहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है बादल फाड़ तबाही। लगातार बारिश के बाद हालात देखिए जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर, जहां बादल फटा है और बादल फटने के बाद देख रहे हैं सब कुछ बह गया। ये आप गाड़ी देख रहे हैं पानी के तेज बहाव में बहता हुआ, और पानी की तीव्रता देखिए जरा। चलिए कुछ गाड़ियां फिर कुल्लू में ही बादल फटने के बाद एक और तस्वीर आई है, आप देख रहे हैं। ये पानी का जो बहाव आपको नजर आ रहा है, ये उसके बाद आगे देखिए ये पूरा मलबा आप देख रहे हैं। बादल फटने के फौरन बाद की तस्वीर है। पानी के बहाव से आपको अंदाजा होगा पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है।
तस्वीर देखिए चंबा से आई है। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड हुआ है और बताया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो गया है, बाधित हो गया है। और ये देखिए सर, सैलाब में देखिए पुल का एक हिस्सा बह गया है। पानी की तेजी से आपको अंदाजा होगा, ये पुल का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से बह गया है पानी के अंदर। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं मलबा आ रहा है, नदी में पहाड़ से मलबा आया है बहकर बादल फटने के बाद की तस्वीर आप बहुत ज्यादा तबाह हिलाते हुए। सियूंड, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। और आइए अब आपको बताऊं कि हिमाचल में कई जगह बादल फटने की खबर है। बादल फटने के बाद देखिए हिमाचल में क्या हालात है। हिमाचल में दरअसल 5 जगहों पर, एक जगह नहीं, हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटा है। कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से तबाही आई, 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। हिमाचल के खनियारा में भी बादल फटा है, यहां कई मजदूर सैलाब में बह गए। 15 मजदूर काम कर रहे थे उस वक्त, करीब 7 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुल्लू में करीब 2000 पर्यटक फंस गए। स्थानीय प्रशासन सभी को निकालने का प्रयास कर रहा है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। कुल्लू में 26 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। बादल फटने से नदी नाले उफान पर है। कुल्लू में बादल फटने से एनएचपीसी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन पानी से बिजली बनाने का काम करती है। ये 2 नेशनल हाईवे समेत 15 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 8 गाड़ियां, एक स्कूल, एक गौशाला बह गई हैं। 10 से ज्यादा छोटे छोटे पुलों को भी नुकसान हुआ है और हिमाचल के 10 जिलों में भारी तबाही हुई है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में बारिश का अलर्ट है। 29 और 30 जून को भी भारी बारिश का अलर्ट है। टूरिस्ट, स्थानीय लोगों को नदी के क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं हिमाचल के। पर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। देखो कितना नुकसान हो गया। यहाँ था बिल्डिंग पा रहे दुकान की रेफोल के साथ, वो भी गई हो। तो इधर था घर आगे बिहारी में, इधर से जाने के लिए ठीक, पैदल जाओ आप यहाँ से। हिमाचल के लोगों को आप सुन रहे थे जो हाल बता रहे हैं। अब आपको लिए चलता हूं, देखिए गुजरात। बारिश के बाद गुजरात के हालात देखिए जरा। अहमदाबाद की सड़क देखिए जरा, तालाब में तब्दील हो गई है। बारिश के बाद आलम यह है, गाड़ियां पानी के अंदर आप देख रहे हैं, कार निकल रही है, बाइक निकल रही है, आधी आधी डूबी हुई है। अहमदाबाद के बाद अगली तस्वीर देखिए, ये सूरत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सूरत का हाल ये है। सूरत के साथ साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू की। जम्मू कश्मीर में देखिए, यहां 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू में कठुआ की तस्वीर आपको दिखा रहा था। ये आपको बताऊं कि गुजरात के हालात हैं क्या। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है। अब तक शहर में 6 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़क से लेकर हर जगह गलियों तक, लोगों के घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अहमदाबाद में पानी के बहाव में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। दमकल विभाग ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव 200 फीट दूर नाले से बरामद किया है। जम्मू के राजौरी में बादल फटने से तबाही हुई है। राजौरी में नदी का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। दुकान और बाजार में हर तरफ तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज एक बस नदी में गिर गई। अलकनंदा नदी में बस चारधाम के यात्रियों को लेकर जा रही थी और बस में कुल 20 यात्री सवार थे। 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, 8 लोगों को बचा लिया गया है, 9 लोग अभी भी लापता हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष में गए और आज अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं।
भारत के लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है कि भारत का एक बेटा अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अंतरिक्ष में भारतीय शुभांशु किस तरह अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पहले से स्पेस स्टेशन में लोग मौजूद हैं। आपको याद होगा सुनीता विलियम्स जब नीचे आई थी तो उन्हें ऊपर लेने के लिए कुछ लोग गए थे, वो उसी स्पेस स्टेशन में थे। उन्होंने ही स्वागत किया है शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम का। And applause breaking out here inside of, and there they all are waving. And we're happy to be here. It's so great to be here finally. It was a long quarantine. Return to the International Space Station on her 5th flight, second as a member of Axiom Space. अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिंद महासागर के ऊपर की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए हिंद महासागर के ऊपर यान नजर आ रहा है आपको। ये है वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, इसी के अंदर शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जिस वक्त ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है और स्पेस स्टेशन से जुड़ रहा है। देखिए स्पेस स्टेशन से जुड़ा और इसमें जो लोग बैठे हैं वो निकलकर स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए। ये यान जो धरती से गया है अंतरिक्ष में, और जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना हुआ है उसके अंदर दाखिल होते हुए 1 meter. Dragon contact and soft capture complete. 5 meters. और उसके बाद देखिए जैसे ही इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं, जैसे ही हुआ, ये भारत की तस्वीर देख रहे हैं आप। शुभांशु शुक्ला का परिवार और उनके साथी समर्थक और सभी लोग जश्न मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। A historic moment. It's not a moment that we can just clap. We have to make it. What a moment! The top talking has taken place. There is more to happen. और आइए मैं आपको सुनवाऊंगा आगे कि शुभांशु का परिवार क्या कह रहा है और उनके शिक्षक क्या कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर शुभांशु वहां 14 दिन तक कैसे रहेंगे। ये आप देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा ये यान। ये स्पेस स्टेशन है जो वहां स्थापित है, मौजूद है। इसी के अंदर शुभांशु और टीम है। अब क्या करेंगे 14 दिन? सबसे पहले आपको बताऊं कि जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं वहां एक दिन सिर्फ 90 मिनट का है, यहां एक दिन 24 घंटे का है। ऊपर अंतरिक्ष में एक दिन सिर्फ 90 मिनट का है। शुभांशु शुक्ला 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए हैं और इस दौरान वो वहां भारत के लिए कई प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन में सिर्फ 90 मिनट में ही दिन पूरा हो जाता है, इसलिए वहां 45 मिनट में सूर्योदय 45 मिनट का और 45 मिनट रात यानी सूर्यास्त। अंतरिक्ष स्टेशन दरअसल ये जो स्टेशन है ये 90 मिनट में इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो इस पृथ्वी पर स्टेशन है ऊपर ये चक्कर लगा रहा है इस रफ्तार से, यानी 27,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से एक चक्कर पूरा करने में 90 मिनट लगते हैं, इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन में दिन रात 90 मिनट के होते हैं। हालांकि शुभांशु वहां पर 24 घंटे के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक पृथ्वी के हिसाब से ही काम करते हैं। 8 से 10 घंटे वैज्ञानिक प्रयोग और रखरखाव किया जाता है, उसके बाद व्यायाम भोजन जैसी तमाम गतिविधियां भी होती हैं। पृथ्वी की तरह ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन में 8 घंटे की नींद भी लेते हैं। अब शुभांशु रहेंगे कहां? अपनी यात्रा के दौरान शुभांशु स्पेस स्टेशन में यहीं रहेंगे। इनके लिए एक छोटी निजी केबिन भी अंदर है, यहीं पर वो काम पूरा करने के बाद फिर सो जाएंगे। साथ ही इसी केबिन में इनका कार्यस्थल भी होगा। अंतरिक्ष स्टेशन का वातावरण एकदम पृथ्वी जैसा रहेगा। अमेरिका रूस के सिस्टम ऑक्सीजन बनाते हैं यहां, जबकि दूसरा सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यानी पृथ्वी जैसा वातावरण ही अंतरिक्ष में मिलेगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा जिसमें प्रयोग होने हैं अंदर, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संभव नहीं है। बताने की बात यह कि अंदर स्पेस स्टेशन पर सब कुछ सामान्य होगा, पृथ्वी जैसा होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो फिर प्रयोग कैसे होंगे? लेकिन वहां ग्रेविटी नहीं होगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। सुनिए जरा। नमस्कार फ्रॉम स्पेस। सच कहूं तो जब मैं कल लॉन्च पैड पर कैप्सूल में बैठा था
30 दिन के क्वारंटीन के बाद मैं बस यही चाहता था कि अब चल पड़े, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे आपको सीट में पीछे धकेला जा रहा हो। यह एक अद्भुत राइड थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आपने बेल्ट खोली और आप वैक्यूम की शांति में तैर रहे थे। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहा है। मैं समझता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह आप सभी की सामूहिक उपलब्धि है जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए और अब बारी है आज के सूत्र की। आज के सूत्र में आपको बताऊं, कभी कभी प्रतिष्ठा, कामना पैसे कमाने से ज्यादा अहम होती है और जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी और पहले विश्व चैंपियन कपिल देव ने। कपिल देव साहब का जन्म 1959 में चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता लकड़ी कारोबारी थे, चाहते थे बेटा भी उनकी तरह कारोबार करे, लेकिन कपिल देव साहब का मन बचपन से क्रिकेट में रमा था। वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे, वो बल्कि नाम कमाना चाहते थे और तेज गेंदबाज बनकर वो खास मुकाम हासिल करना चाहते थे। स्कूल और फिर हरियाणा की टीम के साथ कपिल देव ने सपनों का संघर्ष शुरू किया। जब 15वां साल के थे उस वक्त तो उन्हें मुंबई में एक ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। पहले दिन उन्हें खाने में 2 रोटी और एक सूखी सब्जी मिली। यह देखकर कपिल देव ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कैंप मैनेजर के पास पहुंच गए। कहा, सर मैं फास्ट बॉलर हूं, 2 रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा। इस पर कैंप मैनेजर ने कहा, रोटी तो तुम्हें और मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखो कि भारत को 40 साल से कोई फास्ट बॉलर नहीं मिला। यह सुनकर कपिल देव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सौगंध ले ली कि मैं भारत का सबसे तेज गेंदबाज बनकर दिखाऊंगा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते जल्दी ही उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल गई, लेकिन क्रिकेट में तब भारत की हालत अच्छी नहीं थी। कपिल देव ने बॉलिंग के साथ बैटिंग और फिटनेस पर भी खुलकर काम किया। उनका खेल और काबिलियत देखकर 23 साल की उम्र में ही टीम का कप्तान बना दिया गया और 2 साल के अंदर ही कपिल देव ने भारत को पहली बार विश्व कप का खिताब दिला दिया। कपिल देव साहब पर खुद और रिकॉर्ड के लिए खेलने के आरोप भी लगे, लेकिन कपिल देव ने इन पर कभी ध्यान देने नहीं दिया और ध्यान देने के बजाय खेल से पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। जब आप आगे बढ़ते हैं तो हर कोई आपकी मदद करता है, लेकिन जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो हर कोई आपको नीचे और खींचने की कोशिश करता है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।